नमस्कार विद्यार्थियों, तमाम बच्चों का DRR बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट का अपना सेकंड यूनिट का MGSU का जो सिलेबस है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है MCQ बेस पर और 70 क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया था। अब हम शुरू करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड की अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की अपने फर्स्ट सेम की सेकंड यूनिट। सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान में रखें। तो सेकंड यूनिट का अपना सिलेबस ये रहने वाला है: आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने को कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करना है, उनके रासायनिक संगठन का अध्ययन करना है, उनके कार्यों का अध्ययन करना है। और इन कोशिकाओं के अंतर्गत अपने को पढ़ना है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर अपने को पढ़नी है गोल्जिकाय, फिर अपने को सेंट्रोसोम तारकाय पढ़ना है, सेल परमेबिलिटी और एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये अपना इस सेकंड यूनिट का सिलेबस रहने वाला है। इसके अंतर्गत अपने को कोशिकांग का रासायनिक संगठन, कार्य, फिर ER, गोल्जिकाय, तारकाय, सेल मेम्ब्रेन, फिर इसमें पारगम्यता और सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव MCQ बेस पर आपका एग्जाम होने वाला है इस बार का। तो अपन चर्चा करते हैं सेम फर्स्ट की अपनी जूलॉजी सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना है जीव द्रव्य कला प्लाज्मा लेमा नाम किसने प्रतिपादित किया। देखिए, अपने को पता है पिछली यूनिट में हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो उसमें पुरकिंजे था। तो यहाँ जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा नाम प्लोव नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ध्यान देना, यहाँ पे एक होता है आपका प्लाज्मा लेमा और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस है अपना। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा दोनों में अंतर रहेगा। प्लाज्मा लेमा अपने जीवद्रियों को बांधने वाली यूनिट होती है, जबकि अपने सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन अपने कोशिका को घेरने वाली इकाई होती है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो यहाँ जीवद्रव्य कला शब्द किसने, प्लो ने प्रतिपादित किया। अगला अपना क्वेश्चन है कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नेगेली व क्रेमर। तो प्लाज्मा लेमा नाम तो किसने दिया था, प्लो ने दिया था। और सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, नेगेली व क्रेमर ने दिया। अगला क्वेश्चन है अपना प्लाज्मा झिल्ली की आरबीसी में मोटाई कितनी होती है। आरबीसी में मोटाई पूछी है प्लाज्मा झिल्ली की। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 215 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और सीधी सेल मेम्ब्रेन की मोटाई आप सभी को पता ही है। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉन्ग। अगला अपना क्वेश्चन है आइनोफोर क्या है। आइनोफोर किसे कहते हैं। तो ये छोटे पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइनोफोर के नाम से जानते हैं। आइनोफोर क्या हो जाएंगे, छोटी पॉलीपेप्टाइड वाली श्रृंखला को हम आइनोफोर कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 75 है ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। देखिए, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण कौन सा पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है। और एनिमल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी आवरण होता है। लेकिन इसके बाहरी दोनों आवरण के बाहर की तरफ एक सतह पाई जाती है, जिस सतह का नाम अपने क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कोशिका के ऊपर पाया जाने वाला एक आवरण जो कि सैकेराइड से बना होता है। कौन सी शर्करा से, ओलिगोसैकेराइड से बना होता है, तो ध्यान में रख। अगला अपना क्वेश्चन है कि मेमल्स की कोशिका का आवरण जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, नेगेटिव चार्जेस रहता है इस पर। ये किससे बना होता है, राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सिएलिक एसिड। सिएलिक एसिड से बना होता है। क्या, स्तनधारियों की कोशिका का आवरण किससे बना होता है, सिएलिक अम्ल से बना होता है। अगला अपना क्वेश्चन है गोष्ठ किसे कहते हैं। गोष्ठ किसे कहते हैं, गोष्ठस किसे कहते हैं, टूटी हुई जो आरबीसी होती है ना, ब्रोकन आरबीसी, तो हम क्या कहते हैं, गोष्ठस के नाम से जानते हैं। ब्रोकन आरबीसी, टूटी हुई आरबीसी गोष्ठस कहलाती है, ध्यान में रखना।
फिर आपसे पूछा गया कि कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन बताइए। रासायनिक संगठन से यहाँ तात्पर्य है कोशिका झिल्ली के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो यहाँ अपना लिपिड हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। लिपिड, प्रोटीन, शर्करा और जल। अगला अपना क्वेश्चन है फास्फोलिपिड की प्रकृति बताइए। फास्फोलिपिड जो कि अपने सेल के अंदर पाए जाने वाला प्रमुख घटक होता है सेल मेम्ब्रेन में, इसकी प्रकृति पूछी है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? एम्फीपैथिक हो जाएगी, उभय संवेदी हो जाएगी। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक इसकी प्रकृति हो। फास्फोलिपिड की प्रकृति उभय संवेदी हो जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है कि फास्फोलिपिड का जल संबंध बताइए। अर्थात फास्फोलिपिड जल के साथ किस प्रकार की प्रकृति रखती है, जल के साथ इसका किस प्रकार का संबंध रहता है। तो इसका जो हेड होता है, शीर्ष भाग होता है, वो तो क्या होता है? जल रागी होता है और ध्रुवीय होता है, ध्यान रखना है आपको। और इसका जो टेल भाग है, पुच्छ भाग है, वो जल विरागी होता है और अध्रुवीय होता है। तो फास्फोलिपिड जल के साथ जो संबंध बनाती है, तो फास्फोलिपिड का हेड भाग जल रागी और ध्रुवीय होगा और टेल भाग आपका कैसा होगा? जल विरागी और अध्रुवीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेदीय प्रोटीन व समाकल प्रोटीन कुल प्रोटीन का कितने प्रतिशत भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान देना, द्विध्रुवीय के अंदर जो प्रेदीय प्रोटीन और समाकल आंतरिक प्रोटीन होती है अपनी सेल मेम्ब्रेन की, उसमें बाहर की तरफ पाई जाने वाली प्रोटीन कितनी होती है? 20-30% होती है, 20 से 30%। और समाकल जो अंदर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है, लिपिड के अंदर धंसी हुई जो प्रोटीन पाई जाती है, ये होती है आपकी 70% से अब 70% से अधिक होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का लिपिड मॉडल किसने दी। ओवरटोन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओवरटोन, ओवरटोन। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अनेक मॉडल दिए जाते हैं, इनमें से आपसे पूछेगा कि लिपिड मॉडल किसने प्रतिपादित की। तो लिपिड मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ओवरटोन ने किया। अगला है लिपिड लीफलेट मॉडल किसने दिया। लिपिड लीफलेट मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा गार्टर व ग्रेंडल। गार्टर व ग्रेंडल ने प्रतिपादित। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल फेवरेट मॉडल है, अच्छा मॉडल है, जिसका प्रतिपादन सभी विद्यार्थियों को पता है, डेनियल व डेवसन ने किया। और इस मॉडल के अनुसार, सैंडविच मॉडल के अनुसार PLLP संरचना के रूप में कोशिका झिल्ली बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन होती है, फिर लिपिड और फिर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये PLLP संरचना किस मॉडल के लिए जानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडविच मॉडल हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिपिड भीतरी भाग में होती है और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका झिल्ली का मिसेली सिद्धांत किसने दिया? हिलेर व हाफमैन। कौन सा सिद्धांत? मिसेली सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत के बारे में पूछे गए थे, हिलेर व हाफमैन ने प्रतिपादित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली का इकाई कला मॉडल फेवरेट मॉडल है, इसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से। और सभी विद्यार्थियों को पता है रॉबर्टसन ने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, इकाई कला मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। और इस मॉडल के अनुसार PLP स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रोटीन, लिपिड और फिर प्रोटीन। ठीक है, तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात करें तो तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन सभी विद्यार्थियों को पता है किसने किया था? सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोजेक मॉडल का प्रतिपादन किया। और इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि लिपिड कैसी अवस्था में होती है? अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है और प्रोटीन के कण इस लिपिड के अंदर मोजेक की भांति धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट किसका प्रकार है? RBC। ठीक है, इरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा कला को अगर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हुए समझाया जाए तो फिर मॉडल कौन सा आएगा? फ्लूइड मोजेक मॉडल आएगा, तरल मोजेक मॉडल आएगा। अब दोबारा से यहाँ पे हिंट दे रखी है आपको कि आंतरिक प्रोटीन होती है 20-30% और समाकल प्रोटीन होती है इसमें 70%। अगला अपना क्वेश्चन है कला कोशिकाओं में की कोशिका कला की पार्श्व सतह के तंतु किस प्रकार के होते हैं? उपकला कोशिका जो होती है इसमें डेस्मोसोम पाए जाते हैं, टोनोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो कि कोशिका के आकार आकृति को बनाए रखते हैं। आयन की संरचना में कौन से घटक सहायक होते हैं? तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेल्ट,
डेस्मोसोम। और कोशिका को बाहरी आघातों से बचाने में कौन से सहायक होते हैं? हेमीडेस्मोसोम। और सेप्टेट डेस्मोसोम अकशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। तो ये उपकला कोशिका की कला जो होती है, इस पर पाए जाने वाले तंतुओं के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ER, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, RER होती है और दूसरी होती है SER। यहाँ पूछा गया है अंतःपर्दवी जालिका किससे बनी होती है? तो एक तो इसमें पाए जाते हैं वेसिकल्स, आस्य के नाम से जिनको हम जानते हैं। दूसरे पाए जाते हैं ट्यूबुल्स, नलिकाएं कहते हैं। और तीसरे पाए जाते हैं इसमें सिस्टर्नी, जिनको हम कुंडिकाओं के नाम से जानते हैं। वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी से ER बनी होती। फिर पूछा गया कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोज किसने की थी? ER की खोज की थी पोर्टर नाम के वैज्ञानिक। ठीक है, पोर्टर ने खोज की थी। अध्ययन के बारे में पूछ लिया जाए तो पोर्टर के साथ क्लाउडे और कुलम भी आ जाएगा, ध्यान रखना है। फिर गार्नियर ने ER को क्या नाम दिया था? गेस्टोप्लाज्म के नाम से पुकारा था। फिर गेस्टोप्लाज्म किसने कहा था? गार्नियर ने कहा था। देखिए यहाँ आपका जो सेल ऑर्गेनल्स का जो पार्ट है, इसमें एक तो खोजकर्ता हो जाएंगे, दूसरा आपका इसका जो नाम है वो नामकरण हो जाएगा, किसने किया। फिर इसके कार्यों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर है नोविकाफ ने कोशिका झिल्ली तंत्र को क्या कहा? तो नोविकाफ नाम का एक वैज्ञानिक था, नोविकाफ। और इस नोविकाफ ने एक कोशिका झिल्ली तंत्र के बारे में एक सिद्धांत दिया, जिसको हम GERL के नाम से जानते हैं। यहाँ G से तात्पर्य गोल्जिका है, ER सभी को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L से तात्पर्य क्या हो गया? लाइसोसोम हो जाए। ठीक है, पूछा गया ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाई जाती। तो अपने को पता है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो एक तो प्रोकैरियोट सेल हो जाएगी, अपनी की RBC हो जाएगी, और अंड और भ्रूणीय कोशिकाओं में ER एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया RER के कार्य पूछे गए हैं। RER सिंपल सा है, RER जो होती है इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, अर्थात खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। यहाँ खुरदरी से तात्पर्य यहाँ पर कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? राइबोसोम कणिकाएं पाई जाती है। और राइबोसोम का कार्य अपने को पता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो RER का कार्य भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण करना। अब आपसे पूछेगा कि RER की संख्या किसमें अधिक पाई जाती है? तो एक तो लीवर सेल के अंदर और एक आपकी पैंक्रियास सेल के अंदर इनकी संख्या अधिक होती है। फिर पूछा है आपसे ER का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसमें लिपिड पाई जाती है 30 से 50%, जिसके अंतर्गत फास्फोलिपिड। फिर गैंग्लियोसाइड, लेसिथिन, सिफेलिन, प्रोटीन पाई जाती है 40 से 60%, और कुछ मात्रा में RNA तथा एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसोम क्या है? खंडित जो ER के कण हैं, ER को अगर तोड़ दिया जाए तो इसके जो टुकड़े होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोसोम के नाम से जानते हैं। RER का कार्य पहले पूछ लिया, प्रोटीन सिंथेसिस करना। SER का कार्य क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। वसा का संश्लेषण कौन करेगा? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होगा। ग्लाइकोजन और लिपिड का संग्रह भी किया जाएगा। कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन आपसे पूछा गया कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे SER जो होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होगी, ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन निराविष्करण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी काय को सर्वप्रथम किसने देखा? तो गोल्जी को देखने का श्रेय किसको जाता है? गोल्जी बॉडी को सर्वप्रथम जॉर्ज ने देखा, और नाम किसने दिया? कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, खोजकर्ता कैमिलियो गोल्जी को जाना जाता है। सबसे पहले देखा किसने? जॉर्ज ने। अध्ययन किसने किया? कैमिलियो गोल्जी ने। किसमें किया? बिल्ली व उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, और चांदी के लवणों व ओस्मियम टेट्रोक्साइड की सहायता से अध्ययन किया। बेकर ने भी गोल्जी काय का अध्ययन किया था, इसी कारण इस गोल्जी काय को हम बेकर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब
बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन भी बना है कि पादप कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बिखरे हुए गोल्जिकाएं है, इनको हम क्या नाम देते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से तो डिक्टियोसोम कह देंगे। ठीक है, पादप कोशिका में बिखरे हुए गोल्जिकाएं डिक्टियोसोम कहलाते हैं। और ये डिक्टियोसोम नाम किसने दिया था, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्नर नाम का वैज्ञानिक था जिसने डिक्टियोसोम नाम। फिर लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? तो सिंपल है, गोल्जिकाए के द्वारा क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं। गोल्जिकाए का निर्माण किससे होगा? ईआर से होगा। ठीक है, गोल्जिकाए किससे बनेंगे? ईआर से बनेंगे। बेकर ने, अब देखिए बेकर बॉडी किसे कहते हैं? गोल्जिकाए को कहते हैं। तो बेकर ने किस अभिरंजक की सहायता से गोल्जिकाए की खोज की? राइट आंसर कौन हो जाएगा अपने? सुडान प्लेक। सुडान प्लेक अभिरंजक का उपयोग करते हुए गोल्जिकाए की खोज की। फिर डाल्टन जटिल, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकोन्ड्रिया किसे कहा जाता है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जिकाए को कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने यातायात पुलिसकर्मी के नाम से किसे कहते हैं? कोशिका गोल्जिकाए को यातायात पुलिसकर्मी कहा जाता है। फिर गोल्जिकाए को प्रोफोस्पोंजियम किसने कहा? होलमग्रेन ने कहा। होलमग्रेन ने क्या कहा? गोल्जिकाए को प्रोफोस्पोंजियम कहा। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? गोल्जिकाए को किसने कहा? पर्नर ने कहा। इस शैवाल में मात्र एक डिक्टियोसोम अर्थात एक गोल्जिकोय पाया जाता है। माइक्रोसोम होना, हाँ राइट आंसर हो। माइक्रोसोम शैवाल के अंदर मात्र एक गोल्जिकाय पाया जाता है। इन कोशिकाओं में गोल्जिकाय अधिक होते हैं, तो पहले ही अध्ययन कर लिया हमने तंत्रिका कोशिका और लीवर सेल के अंदर। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? श्रवण करना होता है। श्रवणकारी कोशिकाओं में इनकी अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर सेल सेंटर या केंद्रीय उपकरण, सेंट्रल ऑपरेट्स किसे कहा जाता है? को कहा जाता है। तारक काय को कहा जाता है। खोज किसकी? अगला क्वेश्चन है वान बेंडा ने। तारक काय की खोज किसने? खोज वान बेंडा ने। फिर तारक काय के विभाजन से क्या बनते हैं? तारक केंद्र, जिनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। सेंट्रियोल नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट है क्या? टी बावेरी नाम के सेंट्रियोल नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तर्कुतंतु किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से। देखिए का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। कोशिका जब डिवाइड होती है तो इस कोशिका विभाजन के दौरान इस प्रकार के तंतु बनते हैं और इन तंतुओं के साथ गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। अब इन तंतुओं को ये अपन क्या नाम देते हैं? तर्कुतंतु के नाम से जानते हैं। बांधे रखने में सहायक होते हैं। तर्कुतंतुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रियोल के द्वारा। फिर है शुक्राणुपुंज के तंतु किससे बनते हैं? सेंट्रियोल दो होते हैं, दूरस्थ और समीपस्थ। दूरस्थ से शुक्राणु का उच्च भाग बनता है और समीपस्थ जो तारक केंद्र होता है के द्वारा किसका होता है? ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, विदलन की क्रिया को बढ़ावा देता है। ट्यूबुल किस प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के। फिर है गुणसूत्रों को बांधने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? बार बार हमने सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सेंट्रियोल्स का युग्म क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। दो तारक केंद्रों के युग्म को क्या नाम देते हैं? डिप्लोसोम के नाम से। तो सोम कहते हैं। फिर सेंट्रियोल में कितने त्रिक तंतु पाए जाते हैं? तो इसमें नो 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 त्रिक तंतु पाए जाते हैं और प्रत्येक त्रिक पर 3 तंतु का समावेश होता है। कुल कितने त्रिक तंतु होंगे? 9 प्रेजेंट हो। फिर कार्ट वहील स्ट्रक्चर, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ट वहील स्ट्रक्चर किस कोशिकांग में पाई जाती है? सेंट्रियोल में बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना। और किन कोशिकाओं में बड़े सेंट्रियोल पाए जाते हैं? आपकी एग सेल और शुक्राणु जनन कोशिका में बड़े सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम किस में अनुपस्थित होते हैं? स्तनधारियों की मैच्योर आरबीसी के अंदर, यीस्ट के अंदर, अमीबा के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर। पहले ही हमने अध्ययन किया था पिछली यूनिट के अंतर्गत। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता? राइट आंसर सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रोसोम की रचना किससे होती है? तो ये माइक्रो ट्यूबुल्स से बनी होती है। कौन से? तारक के अंदर बना होता है। कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो एक तो इसमें प्रोटीन है, ट्यूबुलिन, शर्करा, लिपिड, एटीपेज, एंजाइम और डीएनए तथा आरएनए कुछ मात्रा में। फिर आपसे पूछा है कि सजीव कलाएं
जो है उनकी प्रकृति क्या होती है, तो ये चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य होती है, अर्थात कुछ उपयोगी पदार्थों को अंदर आने देती है, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर जाने देती है। तो ये चयनात्मक पारगम्य प्रकार की का कला में से जल का परिवहन किस पर निर्भर रहता है, तो ये आपका सांद्रता प्रवणता पर रहता है। अधिक सांद्रता से जल के अणु कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं और जल विभव पर भी डिपेंड करता है। आयनों का प्रवाह अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस पर डिपेंड करता है, विद्युत प्रवणता पर आयनों का प्रवाह कोशिका कला के आर पार निर्भर करता है। फिर है कोशिका झिल्ली में से 17 एमिनो अम्लों का धीमी गति से प्रवाह क्या कहलाता है, तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से, सक्रिय अभिगमन, और तेज गति से पूछ लिया जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाए। कोशिका को सांद्र विलयन में रखने पर कोशिका द्रव्य का सिकुड़न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक घटना होती है, अगर हम कोशिका को सांद्र विलयन के अंदर रख दे, आरबीसी को नमक के घोल के अंदर रख दें, तेल के घोल के अंदर रख दें, तो आरबीसी का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ कर एक तरफ एकत्रित हो। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, घटना का नाम क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जीव द्रव्य का अंदर की तरफ सिकुड़ जाना क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। अगला एमटीपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अर्थात झिल्ली के आर पार पदार्थों का परिवहन करवाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन को ये अपन क्या नाम देते हैं, टीपी के नाम से। अब देखिए, ये जो कला का परिवहन है, कला में से प्रोटीन का जो परिवहन है, अगर एक अणु है और एकल पदार्थ एक तरफ परिवहन कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट। क्या पूछा गया है कि कला परिवहन प्रोटीन से एक ही प्रकार के पदार्थों का एक दिशा में होने वाला परिवहन क्या कहलाएगा, यूनिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मॉडल दिया गया है, एक दिशा में पदार्थ है, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक ही दिशा में गमन कर रहा है, हम क्या कह देंगे, यूनिपोर्ट के नाम से जानते हैं। दो पदार्थ है और दोनों पदार्थ एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, तो इसको हम सिम्पोर्ट के नाम से, सिम्पोर्ट के नाम से। और दो पदार्थ है और दोनों पदार्थों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक पदार्थ इधर गमन कर रहा है, दूसरा पदार्थ ऊपर की तरफ गमन, तो हम एंटीपोर्ट के नाम से। कोशिका कला में दो प्रकार के पदार्थों का एक साथ परिवहन क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के का एक ही दिशा में एक साथ परिवहन क्या कहलाएगा, सिम्पोर्ट कहलाएगा, पोर्ट कहलाएगा। दो भिन्न पदार्थों का कला में से एक दूसरे के विपरीत परिवहन क्या कहलाएगा, एंटीपोर्ट। दोनों एक दूसरे के विपरीत परिवहन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पदार्थ जो कोशिका कला में से आयन प्रवाह को बढ़ा देते हैं, तो हम क्या नाम देते हैं, आइनोफोर के नाम से। आइनो। अगला क्वेश्चन है, आयनों का प्लाज्मा कला के स्त्रों में से प्रवाह किसके प्रयोग द्वारा संभव है, तो ग्रेमिसिडीन के प्रयोग के द्वारा इसको समझाया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आयन किस प्रकार से परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उपयोग द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, देखिए ध्यान देना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ है ऊर्जा के उपयोग करते हुए जो कला में से परिवहन है, तो क्या नाम देते हैं, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, सक्रिय अभिगमन के नाम से जानते हैं। और बिना ऊर्जा के उपयोग द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह क्या कहलाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। सक्रिय अभिगमन के लिए जो अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, एटीपी प्रदान करता है। कैसी क्रिया है ये, सजीव क्रिया है, जैव रासायनिक। निष्क्रिय परिवहन कैसी क्रिया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसी क्रिया है, फिजिकल क्रिया है, ये भौतिक क्रिया। इसी प्रकार का उपयोग नहीं होता एटीपी का। वाहक की सहायता से तीव्र गति से होने वाला एक दिशीय परिवहन क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। फिर ताप में कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने, धात्विक विष साइनाइड की उपस्थिति में सक्रिय परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा है, इन घटनाओं के दौरान एक्टिव ट्रांसपोर्ट की गति मंद हो जाएगी या अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसी कारण साइनाइड को धीमा जायर कहा। देखिए, कोशिका के अंदर एक सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, इसकी सहायता से अणु किस प्रकार से झिल्ली के आर पार
गमन करते हैं, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ ध्यान देना आपको। 3 सोडियम आयन द्विध्रुवीय कला से बाहर की तरफ जाएंगे, कितने सोडियम आयन, और 2 पोटेशियम आयन कोशिका के भीतर स्थानांतरित। 3 सोडियम के अणु तो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम के अणु झिल्ली के अंदर की तरफ गमन करेंगे। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा अणुओं का गमन पाया जाता है। कैल्शियम पंप किन में कार्यरत रहता है? तो कैल्शियम पंप पेशी कोशिकाओं की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेशियों के अंदर, मसल सेल के अंदर जो ईआर पाया जाता है, इसी ईआर का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें पाया जाता है कैल्शियम पंप, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अणुओं के गमन के लिए कैल्शियम पंप पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेशी संकुचन की क्रिया इस विधि के द्वारा होती है? कैल्शियम पंप के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशियों में संकुचन किसके द्वारा होता है? कैल्शियम पंप के द्वारा होता है, तो ध्यान रखना है। सपोज एमिनो अम्लों के सक्रिय अभिगमन में सहायक कौन सा पंप है? सोडियम पोटेशियम पंप। ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में उचित पीएच बनाए रखने में सहायक परिवहन कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोजन आयन पंप। हाइड्रोजन आयन पंप अपने रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर पीएच मान को उचित बनाए रखने में सहायक होता है। किसी भी विलीन की अम्लीयता और क्षारीयता का मापन ही क्या होता है? आप पीएच मान होता है, और इस शब्द का प्रतिपादन सोरेनसन नाम प्राणियों की आंतर उपकला कोशिका में ग्लूकोज परिवहन व इकोलाई जीवाणुओं में लैक्टोज शर्करा परिवहन इस प्रकार का परिवहन है, तो इसे हम द्वितीयक सक्रिय अभिगमन के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। फिर है एंडोसाइटोसिस क्रिया किसके दौरान? बड़े परिमाण के कण एक साथ अंतर्वलीन होने से आस्य के द्वारा झिल्ली में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया किसमें पाई जाती है? सिंपल सा एंडोसाइटोसिस किसमें पाई जाती है? तो साइटोसिस क्रिया किसमें पाई जाती है के अंदर और डब्ल्यूबीसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फेगोसाइटोसिस कोशिका सन क्या है? अगर कोशिका झिल्ली में से ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाए, भक्षण किया जाए, तो घटना का नाम क्या हो जाएगा? फेगोसाइटोसिस। का झिल्ली में से ठोस पदार्थों को ग्रहण करना फेगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों को ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस। ध्यान रखना, बहुरूपी डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट द्वारा रोगाणुओं का भक्षण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये इसी क्रिया के द्वारा होता है, फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट सेल रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, फेगोसाइटोसिस। फिर तरल पदार्थों का भक्षण क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाएगा, या फिर इसको सेल ड्रिंकिंग के नाम से, तरल को ग्रहण करना ड्रिंक करना, ड्रिंकिंग, और ठोस को ग्रहण करना फेगोसाइटोसिस। अस्थि मज्जा में आरबीसी परिपक्वन के दौरान एफी का समावेश किस विधि के द्वारा होता है? तो रोफियो साइटोसिस के नाम से इस घटना को जानते हैं। रोफियो रोफियोसाइटोसिस क्या है? बोन मेरो के अंदर आरबीसी परिपक्वन के दौरान एफी का समावेश दो किस विधि के द्वारा जुड़ता है? रोफियोसाइटोसिस। नंबर 153 है, कोशिका कला में उपयोगी ठोस या तरल पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाएगा? बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्जोसाइटोसिस। अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर त्यागने की घटना क्या? एक्जोसाइटोसिस। अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? एंडोसाइटोसिस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप में उपयोगी वाहक बताइए। तो उपयोगी सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, इसमें प्रोटीन वाहक मैग्नीशियम होता है। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम आयन हो, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? एक्टिव एटीपेज हो जाएगा, सक्रियत एटीपेज हो जाएगा। लास्ट अपना क्वेश्चन, इकोलाई जीवाणु में लैक्टोज शर्करा परिवहन हेतु जेकुइस मोनोड व साथियों ने मॉडल दिया, जिसका नाम कौन सा है? इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो लैक्टोज शर्करा है के परिवहन के लिए जेकुइस व मोनोड ने मॉडल प्रतिपादित किया, इसका नाम आपसे ही पूछा गया है, तो घूमने वाले द्वार का मॉडल, द्वार का मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये थे अपने सेकंड यूनिट के एमसीक्यू बेस पर आधारित क्वेश्चंस में से अधिकांश क्वेश्चन पेपर के अंदर
फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट और अगली क्लास के अंदर थर्ड यूनिट का अध्ययन 5 क्लासेस के अंदर आपकी एक पूरी पूरी जूलॉजी की सेकंड बुक आपकी कंप्लीट हो। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।